अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फबाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इमरान खान कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। ऑपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में हरगिज़ नहीं आएंगे। ऑपोजिशन की तवज्जो मुल्की मफाद नहीं बल्कि मुकदमात से छुटकारा है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अब्बास, क्या कहना था इमरान खान का मज़ीद इस सिलसिले में? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और पार्लियामेंट चैम्बर में सबसे पहले आज उन्होंने वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम से मुलाकात की। मुलाकात में FATF कवानीन के हवाले से मशावरत की गई और किस तरीके से नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है, कानूनी पेचीदगियाँ कौन कौन सी हैं और किस तरीके से लाया जा सकता है, उस हवाले से वफाकी वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान बातचीत हुई। उसके बाद हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी वज़ीर इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपोजिशन के बयानिए से मुतालिक जो हिकमत अमली है उस पर भी मशावरत हुई। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक इक़दामात पर हुकूमती हिकमत अमली पर भी आज तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म की मशावरत की गई है। वज़ीर आज़म से अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने यह भी वादा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में मैं कभी भी नहीं आऊँगा। हमेशा से वज़ीर आज़म ये बात करते हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन का फोकस जो है वो मुल्की वफाद नहीं बल्कि शरीफ मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने 2 साल हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तनकीद भी की। वज़ीर आज़म पर तंज के तीर भी चलाए और कहा, क्या NRO ना देने की बातें करने से लोगों के पेट भर जाएंगे? वो कह रहे हैं कि कौम सवाल उठा रही है कि हुकूमत में आने से पहले आप जो बातें करते थे उनका क्या बना। क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। कशकोल तोड़ने ये आ रहे थे, IMF का चैप्टर ख़त्म करने जा रहे थे और ये कह रहे थे कि मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे। 1 रुपया बढ़ता है, डिवैल्यू होता है तो 100 रुपये ऊपर पड़ता है। और अगर बिजली महंगी है तो वज़ीर आज़म जो है समझ लीजिए खुदा न खास्ता वो चोर है। अगर फ़लाँ चीज़ महंगी होती है तो वज़ीर आज़म जो है वो। आज सारी बातें कहाँ गई? आज कौम सवाल करती है, पूछती है। और फिर ये कह देना कि जनाब अपना घबराओ नहीं, डरो नहीं और फिक्र न करो। इस तरह क्या लोगों के पेट भर जाएंगे? इस तरह रोटी मिल जाएगी? आज लोग रोटी को, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा और फलां नहीं करूंगा, क्या इससे लोगों के पेट भर जाएंगे? इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद और खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत कह रही है कि घबराना नहीं है। क्या सिर्फ इससे पेट भर जाएगा? अवाम को जो मसाइल हैं उसका अजाला कौन करेगा? वाइट पेपर भी जारी कर दिया गया उनकी जानिब से। देखें, जो अवाम के पेट पे छुरा ये मार के गए, जो कर्ज ये दे के गए, कोई एक इल्ज़ाम लगाए मौजूदा हुकूमत पर करप्शन का, किसी चीज़ का। चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, ये आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, 26 को जहाज लग रहा है। असल मसला ये है कि इन्होंने जो लूट मार की, इनका कोई बस नहीं चल रहा। ये अपनी लूट मार की, आज जो हालात पैदा हुए हैं इन लोगों की वजह से पैदा हुए हैं। इन्होंने खजाना को लूटा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को इस मसले से दो चार किया और आज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौम को इस मसाइल से निजात दिलाए और इंशाअल्लाह इमरान खान निजात दिलाएगा। अच्छा शेख साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्की तारीखी नाअहल हुकूमत है ये PTI और इसे गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है। जो इनको तजर्बा था, खुदा ना करे वो PTI को, ये लूट मार का जो तजर्बा इनको था, जो केस के भुगतने जा रहे हैं, जब ये देख रहे हैं कि इनको NRO नहीं मिल रहा तो अब ये दूसरी तरफ क्रिकेट के खेलना शुरू हो गए। इन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ लूट मार की, उसकी सजा आज कौम को मिल रही है। इंशाअल्लाह इमरान खान कौम को इस बहरान से निकालेगा। अच्छा शेख साहब, एक और उन्होंने सवाल उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि NRO की बातें की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। हमें बताया जाए कि NRO आखिर मांग कौन रहा है? यही मांग रहे हैं जिसकी दस्तावेजात शिबली ने कल दिखाई हैं, उन सब लोगों के नाम है जो इनकी बुनियाद पे मांग रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो यही NRO मांग रहा है। मैं नायब जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सबसे अहम NRO जो मांग रहा है वो शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ से ज्यादा NRO की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में हकीकी केस उसके हैं और गहरे और संजीदा केस उसके और उसके बेटे के हैं। उसको पता है कि मेरी बचत नहीं है,
अब ये जो मर्जी वाइट पेपर जारी करे या ब्लैक पेपर शाया करे, इनका कोई बस नहीं चलना और इनको कुछ नहीं मिलना। अच्छा शेख साहब, शहबाज शरीफ अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मरियम नवाज साहिबा अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्या दोनों में इख्तलाफात हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी वो नज़र नहीं आई। देखें, मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ को वो बनाना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन ये साथ हमजा को देना चाहते थे सूबे में, जिससे ये बात खराब हुई। और ख़राब इतनी हो गई है कि ये जितना पथराव किया गया है, ये उस पथराव का जवाबी हमला है कि शहबाज शरीफ ने भी अपने आप को क्लियर करना शुरू किया है। उसको समझ आ गई है कि उसका ख़ानदान जो है वो अपोजिशन की सियासत करने का फैसला कर रहा है, और उसमें शहबाज शरीफ अगर उसके साथ नहीं जाता तो वो क्या करेगा। तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है और वो केसों से बच नहीं सकते किसी कीमत। और पहली सितंबर को इनकी सियासत का फैसला होने जा रहा है। 1 सितंबर को फैसला होगा कि इनके केसों की क्या नौइयत है, और उस पर फिर पता चलेगा कि क्या बनता है। थैंक यू। ठीक, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर रेलवे, और गुफ्तगू कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, कहिएगा, आज अपोजिशन ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया है, कितना वजन है इस वाइट पेपर में? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हुकूमत ने सिर्फ बातें की हैं, काम कुछ नहीं किया अमली तौर पर। देखें जी, अपोजिशन का तो काम यही होता है कि जो भी हुकूमत अपने दावे कर रही होती है, कारकर्दगी जो दिखाती है, या जिसको वो समझते हैं कि हुकूमत को किसी जगह पे आड़े हाथों लिया जा सकता है, तो वो वीक पॉइंट्स को उजागर करती है हमेशा। यही काम आज उन्होंने किया है। और उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एडमिटेड फैक्ट हैं, मसलन सर्कुलर डेट का बढ़ना, मसलन जो कौमी कर्जे हैं उनका बढ़ना, डॉलर का रेट बढ़ जाना और रुपये का रेट गिरना, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अशियाए सर्फ हैं उनकी महंगाई का तज़किरा उन्होंने किया, यूटिलिटी बिल्स के बढ़ने का उन्होंने बात की, और बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने, वो ऐसी चीज़ें वो सामने हैं और हुकूमत उनको ख़ुद तस्लीम भी कर रही है, हुकूमती दस्तावेज़ात भी तस्लीम करती हैं, लेकिन उनके नज़दीक इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर नहीं है, बल्कि साबका हुकूमत और रिसेंट हुकूमत ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की थी। उनका कहना है कि उनकी वजह से जो मुआशी ख़राबियाँ हैं उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है और हमसे वो संभल नहीं रहा। हो सकता है कि कुछ दिन तक हुकूमत का ये बयानिया जो है वो चल जाए, लेकिन पब्लिक जो है वो तो ये भी सवाल कर रही है कि आप आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन इस्लाह की बजाय हालत ये है कि हर चीज़ जो है वो दुगनी कीमत पे मिल रही है, लोगों के ज़राए आमदन कम हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। तो ये वो मसाइल हैं जिसको अपोजिशन तो अपनी जगह पे उछालेगी अपने सियासी मकासद के लिए, लेकिन पब्लिक जो है वो भी उस हवाले से सवालात जो है वो करना शुरू करेगी। फिर इसी तरह से जो महंगी बिजली बनाए जाने का मामला, उसमें भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं अपोजिशन ने। यकीनी तौर पे हुकूमत के ऊपर उसका जवाब जो है वो वाजिब हो गया है कि जब आप पनबिजली का मामला इस वक्त जो है वो उरूज पे है, तो उस वक्त एक वज़ीर के बारे में उन्होंने कहा कि उनके जो डीजल से चलने वाले प्लांट हैं उनसे प्रोडक्शन ली गई, वो क्यों चलाए गए, और जबकि LNG जो है वो उससे सस्ती बिजली तैयार हो सकती थी, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। ये वो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रेज़ किए हैं। हुकूमत की जानिब इसका जवाब जो है वो अब ड्यू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ भारत ये भी है कि वो इस बात का कोई जवाब, अगरचे उन्होंने कुछ कारनामे तो अपने गिनवाए, बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पावर जो वाइट पेपर जारी किए गए मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसमें उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जो 2 साल कारकर्दगी है सारी इसके अंदर वाज़े तौर पर बताई गई है। जितना नवाज शरीफ की तबीयत क्यों संभल नहीं सकी, कितने टेस्ट हुए, कितने रह गए और क्यों? कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे 1-2, उसके लिए वो राज़ी नहीं थे करवाने। कुछ ऐसे 1-2 ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ की रिपोर्ट उनकी बुनियाद के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई, वो जाली बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। असद उमर नेशनल असेंबली में उन्होंने बात की है कि नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर बाहर किए हैं, लेकिन साथ ही ये पंजाब हुकूमत पर भी उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता दुरुस्त फैसला है। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। हम हर वो कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे जो उनको वापस ला सके।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ के इलाज पर मामूर तमाम डॉक्टर्स को तहकीकात के लिए पेश करने का इशारा दे दिया है। कहा, ये तमाम सीनियर डॉक्टर्स थे, मुझे किसी पर शक नहीं। प्लेटलेट्स में कमी की पहली रिपोर्ट नैब से मौसूल हुई थी, वहाँ से भी तहकीकात की जानी चाहिए। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। आइए आपको दिखा देते हैं। पेन एक दो टेस्ट जैसे पेट स्कैन था या अगर हम बोन मैरो करते वो तो यहाँ पाकिस्तान में हो सकता था। कुछ टेस्ट एक दो ऐसे थे जो रिकमेंड इन्होंने किए थे कि जैसे जेनेटिक वगैरह के कि वो टेस्ट वो भी इस तरह हो सकता था कि ब्लड चला जाता बाहर। पहले प्लेटलेट्स कम हुए हफ्ते वाले दिन थे और मंडे वाले दिन जब वो अस्पताल आए हमारे पास तो तब उन्होंने 12,000 प्लेटलेट्स के साथ भेजा। तो ये हमने तो नहीं वो टेस्ट किया था, हमारे डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया था। एक तो ये तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई, वो पहली रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। नैब ने हमें जहाँ से भी उन्होंने टेस्ट करवाया तो नैब ने रिपोर्ट के मुताबिक उनकी यहाँ भिजवा दी है उनको हमारे पास। ये सारे हमारे अपने प्रोफेसर्स हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे जो खुदा न खास्ता गलत बयानी हो। महमूद अयाज के मुताबिक उनके पास सारे टेस्टों का एविडेंस भी मौजूद है। तो उन डॉक्टर्स के ऊपर मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। उनको अगर कोई शक व शुबा है तो ज़रूर उनका शक व शुबा दूर होना चाहिए। वो कोर्ट की इजाज़त के साथ बाहर गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो इजाज़त नहीं दे सकती ना। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो उसका इलाज उनको सही हमने कर दिया था, उस वजह से उनकी तबीयत बहुत बेहतर है एंड आई थिंक यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान। बराह रास्त आपको ले चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। शाहिद हक्कान अब्बासी इजहार ख्याल कर रहे हैं। कानून नहीं कर सकते, तुम वोट पे बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नायब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करना कर दें, नहीं करना तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मजीद कवानीन को नैब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नैब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तेफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वज़ीर साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूँ, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। इजाजत में था, आज नहीं हूँ, हाउस का मेंबर हूँ, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। शाहिद साहब बहुत ये तो आपके डिग्निटी के खिलाफ है। देखो आप एक सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप बहुत काबिल एहतराम है। आप देखिए, आप मैंने कभी भी जो जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैं पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि अपोजिशन को ज्यादा मौका दिया गया है और पूरा मौका दिया गया। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस में काफी अरसे से रहा हूँ। यहाँ पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती। जितनी देर बोले, ये सब हज़रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलते थे। आज आप एक आदमी अनइलेक्टेड आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है, हाउस के अंदर खड़े होकर आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ आपके ज़िम्मे है। लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ द हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन थैंक यू, लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं, तो आज लीडर ऑफ द हाउस भी तज़ीम मैं बिल्कुल जो मैं उसको रिकॉर्ड भी चेक कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे सारे काबिल एहतराम है, मैं जितना कोशिश करता हूँ कि पूरे हाउस को साथ लेके चलूँ, मैंने कभी भी नहीं, मैं जब इस सीट पे बैठ जाता हूँ, जितनी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की उतनी रिस्पांसिबिलिटी अपोजिशन की भी है, सबकी लिए मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल रिस्पेक्टेबल है। और देखिए, मैं शाह साहब मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, आप चूंकि एक MNA भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है और फिर एक सीनियर पोजीशन पे भी रही है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
मैं फिर गुजारिश करूंगा, हाउस का माहौल आपके सामने है, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। थैंक यू, ये गुजारिश। थैंक यू। कौन करेगा रिस्पॉन्ड? अकबर, बाबर अमान साहब, लामा मिनिस्टर साहब प्लीज, लामा मिनिस्टर साहब, लामा मिनिस्टर साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तीन चार बातें हैं, मैं जल्दी से आप सबके सामने रखता हूँ। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है ये नैब में शेड्यूल्ड ऑफेंस है और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं रखा। पीटीआई की गवर्नमेंट में आने से पहले नैब के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो था एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था, तो मतलब उस वक्त दुरुस्त था, इस वक्त दुरुस्त नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऑपोजिशन ने नहीं दिया। दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज़, थैंक यू। दूसरी बात ये कि जो शाहिद साहब आपका अमेंडमेंट है, ये देखिए, ये आज से नहीं, पता नहीं कितने 100 साल पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो फ्रेंच फिलासफर था मोंटेस्क्यू, उसने कहा था, उसने ये कहा था कि पार्लियामान जो है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है। अब अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आप इन्वेस्टिगेशन में भी दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। ये उसी तरह है कि अदालतें भी हमारी इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिकग्नाइज करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। तीसरी बात आपने जो बार बार बात आई और शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको हैंडल किया, और वो ये है कि मामला जब बना 2010 में, तो उसमें नैब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, मौजूद थी, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं डाला उसे। ये उस वक्त 2010 में हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ये उस वक्त से ऐसे ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आज आप ये रियलाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नैब जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके जो आपने अभी दिया। आपने क्या दिया? आपने ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर नैब जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून फ़रूख नसीम इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कराची में बादल बार बार आ रहे हैं, झूम झूम बरस रहे हैं। एक और मानसून स्पेल ने शहर क़ाइद का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लांढी 32, जबकि जिना टर्मिनल पर 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल सुबह तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। बरसात का सिलसिला जुम्मेरात तक जारी रहेगा। ये कल सुबह फिर तेज़ स्पेल भी होगा इसमें, और कल दिन में फिर वक्फे वक्फे से बारिश चलती रहेगी, कभी हल्की और कभी मॉडरेट और कभी तेज़, और ये सिलसिला जुमेरात तक कम अज़ कम जाता दिखाई दे रहा है। और इस दौरान में वक्फे वक्फे से कभी मॉडरेट और कभी कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ स्पेल भी हो सकता है। तो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बादलों के डेरे हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। नॉर्दर्न बाईपास पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे साद साबरी से। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हूँ और यहाँ जो बूंदाबांदी है वो अब हल्की बारिश में तब्दील हो चुकी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी सड़क है ये बारिश के पानी से भीग चुकी है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत ही दिलकश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इस नॉर्दर्न बाईपास के दोनों अतराफ जो हरियाली लगी हुई है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जो दरख्त लगे हुए हैं ये भी बारिश के पानी से धुल गए और बहुत ही दिलकश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है और जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी बारिश की, वो सही साबित हुई है और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। जी, कराची में काले बादल क्या है, सड़कों पर पानी भर जाने के खौफ से शहरी दफातर से घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। आया चंडीगढ़ रोड और शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जैम हो गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमर रहमान खान, बताइएगा, लोगों को यकीनन मुश्किलात पेश आ रही होंगी। काफी परेशानी के आलम में है और खास तौर पर 4 से 5 और 5 से 6 ये वो 2 घंटे होते हैं जब शहर की सड़कों पर काफी रश देखने में नजर आता है। उसकी वजह ये कि दफातर से शहरी घर जा रहे होते हैं और खास तौर पर जब आज काले बादल शहर में छाए तो लोग बरसात के खौफ से कि यहाँ पर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, इसलिए जल्दी जो है वो निकल पड़े घर के लिए। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि शहर की सड़कों पर काफी ट्रैफिक जाम है, खास तौर पर आई चंडीगढ़ रोड पर और शाहराह फैसल का वो ट्रैक जो
कि शारा फैसल से एयरपोर्ट की जानिब आता है, उस ट्रैक पर जो है वो काफी इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल है। जो शहरी अपने लिए रास्ता बना रहे हैं वो फुटपाथों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटरसाइकिलें अपनी फुटपाथों से गुजार रहे हैं ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जी आपका रहमान खान। जुम्मे को होने वाली बारिश में कराची का इलाका सुरजानी सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था। इस वक्त सुरजानी टाउन में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? दौरा भी किया गया इस इलाके का, अभी यहाँ पर कोई बेहतर इंतजाम हुए? मंजर कशी कीजिएगा। देखिए, सुरजानी टाउन में एक मरतबा फिर बारिश शुरू हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर गरबी सलीमुल्ला ये कह चुके थे कि अगर बारिशें नहीं हुई तो यूसुफ गोट, अब्दुर्रहीम गोट का पानी 24 घंटे के अंदर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी बारिश शुरू हुई है, मौसम खासा खुशगवार हुआ है। कैमरामैन कासिम रईस दिखाएंगे कि यह सुरजानी की मरकजी शाहराह है जो काफ़ी भीग गई है। ट्रैफिक अभी जाम होना शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा जमा होता है। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अभी मौसम खुशगवार है, बारिश तेज़ है, वक्फे के साथ जारी है। और सबसे अहम बात यह कि महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी वो इस पहले एक बार फिर शुरू हो चुका है। बाद लोग इसको यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमने जिन जिन इलाकों की निशानदेही की थी अब वहाँ के मकीन खौफजदा हैं कि बहुत तेज़ बारिश के बाद वो पानी जिसको 24 घंटे बाद निकल जाना था, खाली हो जाना था, दोबारा वो पानी की सतह बुलंद होगी। सही, ठीक खुर्शीद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में सुरजानी टाउन का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका सेक्टर 4B इस वक्त भी कई फुट पानी में डूबा हुआ है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। 4 रोज़ बाद भी इलाके से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इलाके में फंसे हुए बच्चे ने हाथ जोड़ लिए हैं। सारा सामान ख़राब हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है अब सारा। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ, हमारे हाल देखें, अब गरीबों का हाल देख लें आप, प्लीज़ आगे पानी निकलवा दें यहाँ से। गरीब लोग डूब गए हैं, अब प्लीज़ आप लोग आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा हुकूमत से, मैं ये नहीं कहता कि आप ख़राब हैं, आप प्लीज़ बंदे भेजें। कल भी यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं, तस्वीरें खिंचवा के चले गए, कोई काम नहीं कर रहा है। अब आपको बताएं कि मुद्दत ख़त्म होने को है लेकिन मेयर कराची के शिकवे अब भी बरकरार हैं। इख्तियारात का रोना रोने वाले वसीम अख्तर सच में रो पड़े। जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर सूबाई हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं मिला इसका मेरा, एक जवाब नहीं मिला इसका। जवाब नहीं था इसका मेरा। मेयर कराची ने मुंतखब होने के बाद बड़े बड़े दावे किए मगर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, इख्तियारात का रोना रोते रहे, सचमुच भी रो पड़े। कहा सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध से वज़ीर आला तक हज़ारों खतूत लिखे लेकिन किसी ने जवाब तक ना दिया। पाकिस्तान को पालने वाले शहर को ATM समझ रखा है, एक ही दफ़ा जहर देकर मार दो। वज़ीर आज़म को कराची आकर बैठने का मशवरा भी दिया। मेरे खत का जवाब नहीं देता कोई, कौन देगा? मजाक बनाया हुआ इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है। हजारों खत लिखे मैंने, मजाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस पे, प्राइम मिनिस्टर कुछ करे। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं ड्रामा नहीं कर रहा। मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ इस सिंध गवर्नमेंट की वजह से, इस CM की वजह से। लूट भी रहे हो, ATM मशीन बनाया हुआ इस शहर में। CM के पास मेरे से कम मैंडेट है, सिंध की आबादी को आधा कर दो, वो मैंडेट मेरे पास है। PM साहब को 2 लड़के डूबते हुए नजर आ गए टीवी के ऊपर, तो NDA में भेज दिया। PM साहब
खुद आ जाओ यहाँ। ये कराची तुम्हें चला रहा है, वहां बैठ के कुछ नहीं होगा, कमेटियों से कुछ नहीं होता। तिजोरियों के मुंह खोलें, इधर आके काम करें, कराची में बैठे आके रूल्स रिलैक्स करें। कोई रूल्स नहीं चाहिए यहाँ। जितने महकमे खोले में सब में रिश्वत है। ये कमाऊ खूट है पूरे मुल्क का। घर में भी अगर बेटा कमाने वाला होता है तो उसको गरम गरम रोटी देती है माँ। इस शहर के साथ कर क्या रहे हो आप लोग? जाएगा कहाँ गरीब? या तो जहर मिलाओ पानी में, कराची के लोगों को मारो, जान छुड़ाओ और अपनी मर्जी के लोग बसा दो यहाँ। जबकि पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान को जितनी फिक्र लाहौर के गधे की थी, काश उतनी फिक्र कराची के शहरियों की भी कर लेते। शहर के कई इलाके डूबे हुए हैं, कोई मदद को नहीं पहुंचा। नागन चौरंगी वार जोन का मंजर पेश कर रही है। गधे की तस्वीर क्या मिली कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक लाहौर में डूबने वाले गधे पर कर दी। लाहौर तो 5 घंटे बाद खुश्क हो गया। ये लाहौर का इस गधे की बड़ी परेशानी थी उनको। भाई ये गधा जिस पानी में डूबा वो पानी तो साफ था ना, और 5 घंटे बाद ये पानी निकल भी गया, लाहौर साफ हो गया। उसके बाद ये बेचारा एक कराची का गधा भी था जिसको रात को टीवी चैनल्स ने दिखाया, खास तौर पर समा टीवी ने भी उसको दिखाया कि कराची का गधा पानी के साथ साथ कचरे में भी डूबा हुआ था। चलिए, गधों की तो खैर है बेचारों की, लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ उसी डॉन अखबार जिसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुज़िश्ता रोज़ डॉन अखबार में उसी जगह ये तस्वीर लगी है जो कह रही है कि ये कराची का नागन चौरंगी है जो मैदाने जंग का नमूना पेश कर रहा है। कल का अखबार है। मुर्तज़ा भाई जरा कल भी आ जाते। कराची में ज़मीनों की बंदरबाट, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ ही गए। सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद होने पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में डायरेक्टर वाटर बोर्ड मोहम्मद वसीम और लाला फजलुर रहमान को भी हिरासत में ले लिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती? सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह बच जाएं, जमानत मिल जाए, मगर सिंध हाई कोर्ट ने नजर सानी की दरख्वास्त भी सुनने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने 10-20 नहीं बल्कि 265 एकड़ जमीन गैर कानूनी अलॉट की, और ये काम अकेले नहीं बल्कि KMC और वाटर बोर्ड के हुक्काम के साथ मिलकर किया। पहली दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख गिरफ्तारी के डर से कमरा अदालत से नहीं निकले। 5.5 घंटे तक अंदर ही बैठे रहे। नजर सानी की दरख्वास्त भी काम न आई। मरते क्या न करते, रोशन शेख को गिरफ्तारी देना पड़ी। कमरा अदालत से निकले तो मीडिया से मुंह छुपाते रहे। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि रोशन शेख ने शहरी हुकूमत में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनसब का गलत इस्तेमाल किया। मुल्जिमान की मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा। व्हाइट कॉलर क्राइम मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए ही होता है। नैब के मुताबिक 265 एकड़ अराजी वूल वॉशिंग टेनरी की थी, जिसे लांडी में स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को गैर कानूनी तौर पर लॉट किया गया। नैब रेफरेंस में शामिल वाटर बोर्ड के डायरेक्टर मोहम्मद वसीम और लाला फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन शेख की गिरफ्तारी से बचने की कोई कोशिश काम न आई और बिल आखिर अब वो जेल की हवा खाएंगे और कुछ अर्सा जेल में ही गुजारेंगे। रोशन शेख को जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत हुसैन ने जिला गरबी की तकसीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए इक़दाम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मरसू सिंध न डेसू, मैं उनको कहना चाहता हूँ मरसू कराची न डेसू, कराची न डेसू। कराची की तकसीम सिंध की तकसीम है, किसी सूरत ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। PTI रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने हुकूमत सिंध के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। जिला गरबी को तकसीम करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। बोले कि मारी को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत जिला बनाया जा रहा है। सईदुर रहमान जो कि फजलुर रहमान का भाई था,
उसको यहाँ पर क्यों डीसी लगाया गया, क्यों यहाँ पर उसको लाया गया, ये तकसीम बाकायदा बड़ी प्लानिंग के तहत की गई है। और इसलिए हम इस तकसीम को नहीं मानते कि किसी स्टेक होल्डर को, किसी कराची के रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और जो कि इस वक्त बल्दियाती हुकूमत कायम है, अभी भी 28 तारीख तक है, उस बल्दियाती हुकूमत से भी मशवरा नहीं लिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अदालत में साबित करेंगे कि जिला गरबी को सियासी फायदे के लिए तकसीम किया गया। ये कोर्ट के अंदर जब केस चलेगा उस वक्त हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये असबियत किस तरीके से आप इसके अंदर बाइफर्केशन किए, ज़बान को नवाजने के लिए और अपनी सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के लिए आपने उस डिस्ट्रिक्ट को जो है मोबिलाइज किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जिला की तकसीम से पहले मकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई। जिला के हमारे का क़याम गैर आइनी है, लिहाजा चंद अफराद पर मुश्तमिल सिंध काबीना के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मसला कश्मीर दो तरफा नहीं, आलमी मामला है। अटूट अंकी भारतीय रट को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा भारतीय बयानिया पिट चुका है। बोले सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे, ना ही तेल बंद किया। ये भी वाज़े कर दिया है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से किसी दबाव में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। दौरे चीन के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर को अटूट अंक करार देने पर मोदी सरकार को जारहाना जवाब। साफ साफ कह दिया कि अब दुनिया भारत के नहीं पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक में है। OIC, सार्क ममालिक और चीन भी मसला कश्मीर का करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो गया है। एक पीसफुल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का आगाज हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं क्योंकि बयानिया तब्दील हो रहा है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पिट रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात से मुतल्लिक KSRIयों को गलत करार दे दिया। ये भी वाज़े किया कि इसराइल से मुतल्लिक पॉलिसी किसी सूरत तब्दील नहीं होगी। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। क्या सराइयाँ हैं? पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। पाकिस्तान किसी दबाव के तहत आके अपने फैसले तब्दील नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने CPEC पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त जारी रहेगी। इस हवाले से भारत की नुक्ताचीनी को खातर में नहीं लाया जाएगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। जबकि ख्वाजा आसिफ ने तब्दीली सरकार की खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि मजलूम कश्मीरियों के खून से गद्दारी की गई। मामले पर OIC को मुतहरिक नहीं किया जा सका। वज़ीर ख़ारजा ने दोस्त ममालिक के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो सफारती अदाब की मुनाफी थी। आज पाकिस्तान तनहा खड़ा है। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी किया है। उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। OIC एक ऐसा अदारा था जहाँ पे आप अपने जो ग्रीवेंसेस लेके जा सकते थे, इस्लामी दुनिया को, उनके ज़मीर को आवाज़ दे सकते थे। वो डिसफंक्शनल हो गया है। आपके कहने पे कॉन्टेक्ट ग्रुप की जो है मीटिंग नहीं वहाँ पे कन्वीन होती। शर्म नहीं आती इनको, ना हया आती है इनको जो है इन नाकामियों के ऊपर, बल्कि उन नाकामियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़बान जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये डिप्लोमेट की, चीफ डिप्लोमेट की ज़बान नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। खैर उनका पता नहीं उनको चपेट पड़ी है या चपेट मारी है। तो इस सूरत में पाकिस्तान आज तनहा खड़ा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के दोस्त जो है उसका हाथ पकड़ने के लिए अनरिलायबल लोगों की वजह से कोई तैयार नहीं है। वफाकी वज़रा शिबली फराज और हम्माद अज़हर इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काम नहीं है, इन्होंने तो ऐसे काम नहीं किए। हमारे BRT पे बड़े तंज होते थे, वो भी अल्लाह का करम है कि एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा बन के वो उभरा है। और पेशावर के लोग, क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक़ वहाँ से है, इंतहाई खुश हैं। वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो गया है और लोग उससे पूरी तरह से बेनिफिट कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि जहाँ तक कि उन्होंने एनर्जी प्राइसेस का जिक्र किया, तो वो भी मैं जिक्र करता चलूँ कि आपको ये मालूम होगा कि ये जो बिजली महंगी हुई है, महंगी हो रही है या बिजली महंगी होगी, उसमें कभी भी इन्होंने हाथ नहीं डाला या उन IPPs को जो कि मुआहदे इन्होंने ही किए थे, जिसकी वजह से हमें आज महंगी बिजली और सर्कुलर डेट का सामना है। ये वही लोग थे जिन्होंने के कमीशंस ली
किकबैक्स लिए और मुल्क के मुस्तकबिल को इन्होंने गिरवी रखवाया। हमने अपनी हुकूमत में सबसे पहली दफ़ा, किसी और हुकूमत ने ये नहीं किया कि हमने उनको एंगेज किया, हमने उनको एक ऐसे उस पे लाए जिसमें कि हम इस जो मसला है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें रहते हुए हम किस तरह से इसकी जो कीमत है बिजली की वो कम कर सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम हमने उसकी इब्तिदा कर दी है और हम उनको इस सिचुएशन में ले आए हैं कि ये जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, हमारी हुकूमतों ने की हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपको ये जानना होगा कि इस किस्म की महंगी बिजली अवाम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो ख़रीदें, और जिसकी वजह से हमारा, चूँकि इन्होंने तो बुनियादी तौर पे मुल्क को एक इम्पोर्ट। वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कराची में तेज बारिश के खौफ से लोग दफातर से जल्द घरों को रवाना हुए, लेकिन टावर से लियारी एक्सप्रेसवे तक बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, लोग तो अमूमन लियारी एक्सप्रेसवे को टाइम कम खर्च हो उनका, इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी फवाद, ऐसा ही है कि लोग लियारी एक्सप्रेसवे इसलिए जाते हैं कि ट्रैफिक कम मिले और वो जल्दी अपने घरों को पहुंच जाए, और यही होता है। जब ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हुई तो जाहिर है कि मौसम देखते हुए लोगों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द घर पहुँचें, और बहुत बड़ी तादाद लोगों की लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ उन्होंने जब रुख किया है। तो आप अगर टावर से लियारी एक्सप्रेसवे जाने की कोशिश करें तो आपको कम से कम 1 घंटा ट्रैफिक में पार होना पड़ेगा। बहुत लंबी कतारें हैं और ट्रैफिक बहुत स्लो है। एक तवील और मनाज़िर में भी हम देख सकते हैं कि तवील कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। कराची की अदालत ने खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी के वाक़े में गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने खातून डॉक्टर को असलहा देने वाले दोनों अफराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया, खातून डॉक्टर की खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाला असलहा 7 के नाम पर है और ताबिश ने खातून डॉक्टर को असलहा और गोलियां फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट और एमाए कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।